हेलो स्टूडेंट्स। हम हाइपर कंजुगेशन का जो लेक्चर है वो ले रहे थे। हाइपर कंजुगेशन के लेक्चर में मैंने आपको कहा भी था इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पीछे वाला जो लेक्चर है वो एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद हमने ये देखा था कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है इट समवट इट रिजेंबल्स विद द रेजोनेंस। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। एक्चुअल में रिजेंबलेंस मतलब ये नहीं है कि सब प्रॉपर्टीज़ जैसे रेजोनेंस में आप देखते हो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ दिखाई देती है, आपके ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन में है वही दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसके एप्लीकेशंस हमने उस दिन डिस्कस किए थे। एप्लीकेशंस जो थे वो एप्लीकेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ यूज्ड टू just give the stability of, you can say, carbocation, you can say free radical, you can say आप आज जैसे हम देखने वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी में काफ़ी बड़ा रोल है वहाँ पे। और फोर्थ अगर हम देखें यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड टू हैव स्टेबिलिटी और टू एक्सप्रेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन एज वेल। वो रेयरर केस है बट वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा है कि एज अ टीचर ये मुझे आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि कहाँ कहाँ पे कुछ रेयरर केसेस भी वहाँ पे मिल रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का भी यही होगा। सो लेट अस बिगिन विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में काफ़ी बेसिक सा नॉलेज हमें है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तैयार होते हैं, उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तैयार होते हैं। और जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा उतनी पर्टिकुलर जो भी कार्बोकेटायन हो, फ्री रेडिकल हो, उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा। हेंस वी कैन से दैट इन हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करने के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का आपका यहाँ पे मतलब नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी पिछला वाला लेक्चर हुआ था उसके बारे में हमने देखा। आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज़ टू हैव द और टू एक्सप्रेस द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बच्चों, मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा निगलेक्टेड टॉपिक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे, रेजोनेंस पे, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ पे हम या फोकस हम वहाँ पे करते। बट अगर आप देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही अच्छा या उतना ही अच्छा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सब टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जो कंसेप्ट आप इंडक्टिव इफ़ेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हो वो कंसेप्ट आप बहुत बेटर तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एप्लीकेशंस। सो आज एप्लीकेशन हम जो देखने जा रहे हैं, लेट अस बिगिन विद द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हम सी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे ये मैम सी वाला पार्ट कौन सा है? अब यहाँ पे है हाइपर कॉन्जुगेशन में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ थर्ड इज स्टेबिलिटी ऑफ दिस अल्कीन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ यू नो वेरी वेल दैट what are alkenes? Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbon where you will find double bond between carbon two carbon atoms, where you will find double bond between two carbon atom means unsaturation level वहाँ पे आपकी बन रही है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो वहाँ पे रहेंगे
वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्पेसिफिकली हम अल्कीन की बात करेंगे। पहले अल्कीन के बारे में हम सोचते, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे कि अल्कीन वहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे कि वहाँ पे 2 अल्कीन का प्रिपरेशन होगा। 2 अल्कीन के प्रिपरेशन में एक अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा अल्कीन आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो माइनर और मेजर प्रोडक्ट जो है ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कोई हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा। ये जो है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे सब टॉपिक से लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन उस पर डिपेंड करता है और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, बट हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे कैरी करता है। सो हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कीन का। चलो, अल्कीन का जो नॉर्मल एग्जांपल है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे कि अल्कीन में हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है प्रोपीन का। बहुत अलग से एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, बट लेट अस बिगिन विद द सिंपल अल्कीन। तो ये सिंपल अल्कीन जो है, इस अल्कीन से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन में हम ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे ढूंढे? काफ़ी सिंपल है। जैसे फ्री रेडिकल में हमने देखा था कि फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है उसके बिल्कुल एडजेसेंट में जो कार्बन होते हैं उनको अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है, और अल्फ़ा कार्बन के डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाता है। सेम केस हमने अप्लाई की थी कार्बोकेटायन में। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ये अल्कीन में। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन के बीच में ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इनके बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सो ये वाला कार्बन हो या तो ये वाला कार्बन हो, इनके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो रहेगा अल्फ़ा कार्बन। इस पर्टिकुलर कार्बन के एडजेसेंट में ये कार्बन है, यहाँ ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट में कोई भी कार्बन नहीं है। सो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन है, इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? इसे अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, ये है अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखती हूँ कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। और ये जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है डायरेक्टली टू दिस अल्फ़ा कार्बन इज़ नथिंग बट अल्फ़ा हाइड्रोजन। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको मिल रहा है। यू हैव अ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यू हैव 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इन दिस स्ट्रक्चर. So let us move towards how will we draw resonating structure or how will we draw contributing structures with the help of hyperconjugation. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। एक पॉइंट है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है कि आपको सिंगल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, उनके डीलोकलाइजेशन में आप फोकस कर रहे हो, पाई पे फोकस नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे है आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते, बट द प्रॉब्लम इज़ विद दिस कार्बन। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन ऑलरेडी उसकी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर चुका है। एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हुई है, दूसरी वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हुई है, थर्ड और फोर्थ, मतलब उस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है और उसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत नहीं है। तभी भी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर बन सकते। अब कैसे बनेंगे, उसके लिए यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो C है, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, ये C है, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर निकाला। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। अभी तक मैंने एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं। जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं सो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन हम अच्छी तरीके से दिखा पाएँ।
अब देखो ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि दिस कार्बन हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वगैरह उसको नहीं है, वो पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ पे है, ठीक है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये डीलोकलाइजेशन हुआ आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, एम आई राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई हो चुका। बट द थिंग इज, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये कार्बन 5 वैलेंसी के साथ कैसे रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन 5 वैलेंसी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये इस साइड में, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो द स्ट्रक्चर विल गेट लाइक दिस। ये फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को हमने क्या किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व किया है। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा ये आपका H प्लस, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम निकालेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा वाला ऐसे, तीसरा वाला इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे होगा CH2 और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये CH2 माइनस हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना है। अब आप बोलो कि मैडम अल्फ़ा हाइड्रोजन तो 3 है, तो क्या इस हाइड्रोजन के साथ ये कहानी नहीं हो सकती क्या? इस हाइड्रोजन के साथ भी वही कहानी होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे चले जाएंगे। वो दूसरा भी स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। देखो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो, अब H पहला वाला लिखते हैं, C ये तीसरा वाला है और ये बीच वाला सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH, यहाँ पे होगा CH2 माइनस, ये हुआ सेकंड स्ट्रक्चर, ये आपका बन गया सेकंड स्ट्रक्चर। अब थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, उसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है, उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर अगर आपने लिखा है तो थर्ड वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन को भी वहाँ पे उतना ही इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस और टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड वाले हाइड्रोजन को जब हाइपर कॉन्जुगेशन में आप इन्वॉल्व कर रहे हो, यही कहानी आगे प्रोसीड होगी जो फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ हुई थी, जो मैंने यहाँ पे एरो से एक्सप्लेन किया है। वही कहानी को आप आगे रिपीट करोगे फॉर सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, C है, पहले वाला वैसे ही लिखेंगे, दूसरा वाला जो है वो वैसे लिखेंगे, थर्ड वाला हाइड्रोजन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH2 माइनस, ये हुआ आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर। सो हाउ मेनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यू विल गेट फॉर प्रोपीन? प्रोपीन के लिए कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिले? 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिले हैं, बिकॉज in a structure of propene you will get 3 alpha hydrogen and hence you will get 3 contributing structures for particular alkene. अब अगर मैंने कहा कि एक स्पेसिफाइड कोई अल्कीन है आपके पास, ठीक है, XYZ कोई अल्कीन है आपके पास, उस अल्कीन में आपके पास है लगभग 6 हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अगर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे है बच्चों, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने बनेंगे? 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के साथ आप खुद वहाँ पे बोल सकते हो कि जिसके पास 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है वो तो स्टेबल होगा ही, बट उसके ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा जिसके पास ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, बिकॉज यही तो हमने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब हम क्या करेंगे, एक सवाल जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअल में वो जो सवाल है यहाँ पे वो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ते हो, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप पढ़ते हो, वहाँ पे ये सवाल को डिस्कस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने अल्कीन के बारे में या फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, उनको बहुत ऐसे अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ही फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो या आपका अल्कीन हो, उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक ही वहाँ पे सब टॉपिक है, उसमें ही सब वहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके पहले भी हाइपर कॉन्जुगेशन का एक लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें हमने फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक मेन पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कंसेप्ट। ठीक है, सो ये जो पार्ट यहाँ पे है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, वही है फिर से कि अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास जितने रहेंगे उतने ही आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या कहा मैंने, वही जनरलाइज स्टेटमेंट वही करना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास जितने रहेंगे उतने ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास बनेंगे। इन दिस स्ट्रक्चर यू हैव 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपके बन गए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके माइंड में कुछ ऐसे अलग चलता रहता है कि मैम ये जो हाइड्रोजन था फर्स्ट वाला, सपोज़ यहाँ पे यहाँ पे उसने हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लिया, सेकंड वाला हाइड्रोजन ये पॉजिटिव हो गया, थर्ड वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, तो क्या ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये पॉजिटिव है, तो ये क्या दूसरे किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, दूसरे किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे रिएक्शन में अलग सी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप अगर यहाँ देखो, चाहे वो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो, सेकंड स्ट्रक्चर हो, थर्ड स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर में आप देखो H+ जो है आपका, वो H+ कहीं भी नहीं जाने वाला, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर आप कंसिडर करो, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक स्ट्रक्चर में बहुत मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छोड़ के वो H+ जो है वो दूसरे को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार बच्चों को ये सवाल होता है कि यहाँ से H+ निकला है, सो ये H+ जो निकला है, ये H+ किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा क्या? ऐसा नहीं है। H+ जो है वो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर देखो, वहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोड़ के वो H+ कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एक्सप्रेसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एक्सप्रेसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अब मैं यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स निकाल रही हूँ, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी जनरलाइज कर दिया है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो रहेंगे, जितने रहेंगे उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इफ़ यू हैव 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे यू हैव 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी जनरलाइज करो, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर बढ़ गए, जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनो, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर बढ़ गए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी भी क्या होगी वहाँ पे बढ़ेगी, पॉइंट्स जो होते हैं उसको नोट डाउन करो प्लीज़। हर एक पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता, वो पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट्स आपको गैदर करने पड़ते हैं, और उसी के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा वहाँ पे होती है। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाओ। ऑर्गेनिक के लेक्चर्स जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ठीक है, इट इज़ नॉट अ मूवी। ठीक है, आपको खुद को इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी, आपको खुद को वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना पड़ेगा,
जो एक क्वेश्चन में अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सो उससे और ज़्यादा आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इन एक्सप्रेसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। अब देखो, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको देखने हैं, ठीक है। पहले तो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, उस पर धीरे धीरे थोड़ा सा सोचने का थोड़ा सा ट्राई करो। नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ। सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, ठीक है। सपोज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करना है, ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब ओवरऑल ब्यूटीन जो है उसके स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो पहले देखो। हर एक स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को क्या करो, एन सर्कल कर लो। उनके जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन है उनको अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। ये है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे ये है अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा कार्बन के नीचे डबल अंडरलाइन यहाँ पे कर रही हूँ, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अल्फ़ा नहीं होते, इससे पहले भी मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है कि अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या होते हैं। नहीं आपको समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस जो है वो विदाउट इंटू 2 की स्पीड में ना देखते हुए अच्छे से देखो, आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगी कि अल्फ़ा कार्बन क्या है और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है। यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है जहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन कर ली है। उनसे अटैच्ड जो अल्फ़ा कार्बन है, उनसे अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन से, उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाएगा। हाउ मेनी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स वर देयर, अल्फ़ा हाइड्रोजन में सिंगल अंडरलाइन कर रही हूँ, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है ए स्ट्रक्चर में। मूविंग टुवर्ड्स बी स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर में देखो ये है, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। मूविंग टुवर्ड्स सी स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास बच्चों, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन तीनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब आ गई मुसीबत हमें कि हम स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करें। मैम आपने तो फंसा दिया कि आपने कहा था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी उस अल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन जैसे बढ़ते जाते हैं उतना ही उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देने का या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने का एक, मतलब आप बोल सकते हो कि एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे तो था 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तुरंत आप बोल दोगे कि 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ पे है वो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट या मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन मार्क, कि अगर अल्किन में ऐसा हुआ, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि क्या करना है। उसको एक्सप्लेन करने पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज जैसे 12th आपका आगे आगे बढ़ेगा ना, आप खुद वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्यों ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। अब मैंने अगर यहाँ आपसे पूछा कि ए, बी और सी में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो आप तो इस पॉइंट पे कभी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो वहाँ पे नंबर है वो तीनों स्ट्रक्चर में सेम आ रहा है। सो इसके बाद क्या सोचना होता है, देखो अल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से जब एक्सप्लेन की जाती है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को सोचना पड़ता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा है उतनी अल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये तो जनरल स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर ऐसा हुआ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो नंबर आ रहा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में सेम आ रहे, देन व्हाट इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे बच्चों आपको पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये 11th के बच्चे अगर होंगे तो मे बी उन्होंने अभी तक सीस और ट्रांस के बारे में नहीं पढ़ा होगा,
ये लेक्चर अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने सीस और ट्रांस के बारे में पढ़ा है। 11th के बच्चों को सिर्फ ध्यान में रखना है सीस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। अभी उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर पॉइंट, ठीक है। हमारा पॉइंट ये है कि अल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन व्हेन दोज अल्कीन कंटेन सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट है, एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट है। ये यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ब्यूटीन का ही स्ट्रक्चर है बट ट्रांस स्ट्रक्चर कहा जाता आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपके कि ट्रांस क्या है, सीस क्या है। और ऑलरेडी जो 12th पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आना ही चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपने देखा, ये सी वाला सी स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो यहाँ पे जहाँ आप ये देख रहे हो कि ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप बिल्कुल भी यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे है और अपोजिट साइड में नहीं है, एक ही साइड में वो प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो कहा जाएगा, ये सीस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे कहा जाएगा। अब अगर पहले ये कंपेयर करो, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे। ए और सी, ये जो दो स्ट्रक्चर है, इनके बारे में अगर आपको स्टेबिलिटी पूछ ली किसी ने कि ये स्ट्रक्चर दिया और ये स्ट्रक्चर दिया, अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ? सी ट्रांस को छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखो कि CH3 ग्रुप अपोजिट साइड में है, यहाँ पे CH3 ग्रुप एक ही साइड पे आ रहे। देखो CH3 ग्रुप जो रहेंगे वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और वो बल्की ग्रुप कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, मिथाइल ही तो है, ये अल्काइल ग्रुप से ही बिलोंग करता है। ये बल्की ग्रुप होते हैं, उनको काफ़ी जगह भी लगती है वहाँ पे, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा से रिपल्शन होगा। इस पर्टिकुलर तरीके से अगर आप देखो कि कार्बन कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप ऐसे है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप बल्की है, थोड़े से वहाँ पे जगह भी वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप है ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सामने सामने आए हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल कर सकते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ी है, ऑर्बिटल का वहाँ पे रिपल्शन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, तो ये वाला ए वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो सी वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। ए और सी में अगर कंपैरिजन की तो, बट हमें उनमें इन्वॉल्व करना है, बी स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करना है। बी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना है वो स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों, अच्छी तरीके से देखो, ब्यूटीन का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है कि एक कार्बन से क्या अटैच्ड है, दोनों भी मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। एक ही कार्बन से दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे रिपल्शन हुआ, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा क्या? यहाँ पे चांसेस कम है। ये क्यों कम है ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी वहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। बट इतना याद रखो, जब एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप या दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो एक ही कार्बन पे, तो वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरऑल हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो किस तरीके से आएगा बच्चों? स्टेबिलिटी में बी सबसे आगे होगा, उसके बाद आएगा आपका ए और उसके बाद आएगा आपका सी, ठीक है। इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है काफ़ी सिंपल वे में, सो दैट 11th के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, काफ़ी सिंपल है। तीनों अल्कीन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तीनों के तीनों अल्कीन ऐसे हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का नंबर उनमें सेम है। तो वहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन का नंबर अगर सेम है तो आपको कौन से दूसरे पॉइंट के बारे में सोचना होगा? कार्बन
to which alkyl groups are attached, if those alkyl groups are opposite in direction, then chances of repulsion will be less, बहुत ही कम chances है. If in this situation, if methyl groups or alkyl groups attached to doubly bonded carbon are in front of each other, then they will occupy more space, and in that particular thing they will try to repel each other. ये स्टेबल नहीं हो सकता. उस वजह से अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक ही कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, अगर एक ही कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो वो पर्टिकुलर अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ठीक है. डबली बॉन्डेड कार्बन में अगर एक कार्बन ऐसा है कि जिसके साथ दो दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो वो पर्टिकुलर अल्कीन का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा. बार बार ये चीज़ मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो. ठीक है. तो ये पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. बी इज़ मोर स्टेबल, देन ए आता है और देन सी आता है. इफ़ सिचुएशन अकर्स लाइक दिस, और ये सिचुएशन वो देने की कोशिश करते हैं हमेशा से. अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे सेम देने की कोशिश करेंगे. मे बी ये हो सकता है कि आपको सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करो और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करो. दैट क्वेश्चन विल बी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक. इफ़ यू गो थ्रू 11 टेक्स्ट बुक, 12 टेक्स्ट बुक, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलेगा. बट ये क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन पे पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस करना अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए. ठीक है. अब यहाँ पे हमने देख लिया कि अल्कीन की स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. नाउ लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. वो किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा आपको, बट येस श्योर रेयरर केसेस में वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा. स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. अब देखो, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का लास्ट एप्लीकेशन विच इज़ नॉट गिवन in 11th standard textbook in the part of hyper conjugation, but yes sure ये hyper conjugation का application हो सकता है. You can consider it as a exceptional case, or you can consider it as a rare case, or you can consider it as a situational case. अब ये क्यों मैं बोल रही हूँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब देखो यहाँ पे ये है CH3, यहाँ पे CH2, ये माइनस. दिस इज़ नथिंग बट इथाइल कार्ब अनायन. ये कार्ब अनायन है, नाम में कुछ नहीं है, अच्छे से सोचो. ये कार्ब अनायन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव. हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं. यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस तरीके से होगी, और ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे. अब आप देखो बच्चों, खुद यहाँ पे देखो, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. वैकेंट वाला p ऑर्बिटल का केस नहीं मिल रहा. ठीक है. ये है आपका कार्बन आयन. अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँ, ये बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव लिखा, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन. अगर यहीं पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बन अनायन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, और यू कैन से exact representation of carb anion with the help of p orbital. filled p orbital है, paired electrons है वहाँ पे. सो आप खुद सोचो, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये कार्ब अनायन जो है वो किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे सकता.
किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अब आप यहाँ पे खुद देखो, क्यों नहीं दे सकता? आप खुद सोचो ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सपोज यहाँ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ तो वैकेंट होना ज़रूरी है। ये कार्बन जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, उसके ऑर्बिटल में ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट इफ़ केस लाइक दिस हैपन्स, देखो अब यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हमने अटैच कर लिया क्लोरीन, यहाँ पे हमने अटैच कर लिया क्लोरीन और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने अटैच कर लिया क्लोरीन। अब ये भी कार्बन आयन है, ये तो मान रहे हो ये कार्बन आयन है और यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई दे सकता है। अब क्यों आप पूछोगे? यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन्स, कार्बन इज अटैच टू 3 हाइड्रोजन्स। बट इफ द केस लाइक दिस हैपन्स, carbon is attached to more electronegative atom, कार्बन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो भी कौन सा कार्बन? जस्ट एडजेसेंट टू कार्ब अनायन। ये कार्ब अनायन का कार्बन है और उसके एडजेसेंट में ये कार्बन है, वो अटैच्ड है क्लोरीन से। नाउ व्हाट इज क्लोरीन? क्लोरीन इज अ हैलोजन, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड कीप देम विद द ऑर्बिटल। अब क्लोरीन क्या करेगा? ये हो सकता है, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पे छीन लिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छीन लिए। क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे होगा, ये कार्बन Cl से अटैच्ड है, ये कार्बन Cl से, इसके ऊपर माइनस चार्ज वहाँ पे आ गया, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इस तरीके के सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि मैम ये जो क्लोरीन फर्स्ट के साथ हुआ, सेकेंड थर्ड के साथ भी हो सकता है, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे भी बन सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये स्ट्रक्चर वहाँ पे भी बन सकते हैं। क्लोरीन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, क्लोरीन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए वहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीन के ये कार्बन तो डेफिशिएंट बन गया ना, ये इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो कार्बन थोड़ी ना वहाँ पे ऐसे बोलेगा कि मैं मदद नहीं करूँगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तुम हो, ऐसा नहीं होता है। एडजेसेंट में वहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ होगा एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा जो मैं बोल रही हूँ। ऑलरेडी ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक टेक्स्ट बुक में वो दे। टेक्स्ट बुक में वो ऐसे ही देते हैं आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड अल्कीन। आप भी वैसे ही लिखो, बट टू हैव अ एक्सेप्शनल केस विथ अस, ठीक है, टू हैव अ नॉलेज ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये भी हो सकता है, ठीक है, ये केस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको लेक्चर में कहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जब इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था, उन्होंने अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया कि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस नीचे दिए हैं